आज हम एक पहेली सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक समय जो भारत दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में था, उसका रुपया इतना अस्थिर और कमजोर क्यों हो गया? और इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारे गाइड होंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन कह सकते हैं कम चर्चित किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन के जरिए। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये उनकी डॉक्टरेट की थीसिस थी, जो उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जमा की थी। आज की हमारी जो ये चर्चा है, उसका आधार यही किताब है। हमारा मकसद ये समझना है कि अंबेडकर ने एक अर्थशास्त्री के तौर पर भारतीय मुद्रा की समस्या की जड़ कहाँ देखी। और कैसे उन्होंने एक ऐसा हल सुझाया जो शायद आज के सेंट्रल बैंकर्स को भी सोचने पर मजबूर कर दे। हाँ, बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 19वीं और 20वीं सदी में रुपए की वो यात्रा कैसी रही। ब्रिटिश राज से पहले क्या स्थिति थी, अंग्रेजों ने क्या बदलाव किए, और उन बदलावों का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा। तो हमारा मिशन साफ है। चलिए इस गहरी पड़ताल में उतरते हैं। सबसे पहले उस समय में चलते हैं जब अंग्रेजों की पकड़ मजबूत नहीं हुई थी। तब भारत में रुपये की क्या हालत थी? क्या कोई एक स्टैंडर्ड करेंसी थी? एक शब्द में कहूं तो नहीं, पूरी तरह से अराजकता थी। देखिए, जब तक मुगल साम्राज्य मजबूत था, उन्होंने एक मानक मुद्रा प्रणाली बनाए रखी थी। उनके सिक्कों का वजन, उनकी शुद्धता, वो पूरे साम्राज्य में लगभग एक जैसी थी। जिससे व्यापार में आसानी होती होगी। जाहिर है, लेकिन जैसे ही मुगल साम्राज्य बिखरा, मुद्रा प्रणाली भी बिखर गई। बिखर गई मतलब इसका आम लेन देन पर क्या असर पड़ता था? हम्म आप ऐसा सोचिए, आप बाजार में कुछ खरीदने गए हैं। आपके पास एक तरह का रुपया है, दुकानदार को दूसरी तरह का चाहिए। अंबेडकर अपनी किताब में बताते हैं कि हालत लगभग वस्तु विनिमय या बार्टर जैसी हो गई थी। हर लेन देन एक मोल भाव की जंग थी। हर सिक्के पर बट्टा लगता था या प्रीमियम। यानी हर सिक्का अपने आप में एक वस्तु बन गया था, जिसकी कीमत उसकी धातु से तय हो रही थी, न कि उसकी फेस वैल्यू से। अर्थव्यवस्था तो एक तरह से जैम हो गई होगी। बिल्कुल। हर व्यापार से पहले तराजू निकलता था, सिक्के का वजन होता था, उसकी शुद्धता परखी जाती थी। और इसी उलझन को देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि भाई, अगर यहाँ व्यापार करना है तो इस अराजकता को तो खत्म करना ही होगा। जाहिर है एक व्यापारिक कंपनी के लिए ऐसी स्थिति फायदेमंद तो नहीं हो सकती। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए? कंपनी ने सबसे पहले एक समान मुद्रा बनाने की कोशिश की। उन्होंने 1800 ग्रेन वजन का एक मानक रुपया तय किया, जिसमें 165 ग्रेन शुद्ध चांदी होती थी। ये एक अच्छा कदम था, लेकिन फिर उन्होंने एक और प्रयोग किया। कौन सा प्रयोग? सोने और चांदी दोनों के सिक्के एक साथ चलाने का, जिसे डबल स्टैंडर्ड कहते हैं। और ये प्रयोग बुरी तरह फेल हो गया। फेल क्यों हुआ? सुनने में तो अच्छा लगता है, सोने के सिक्के भी हों और चांदी के भी। समस्या थी अनुपात की। मान लीजिए, सरकार ने तय किया कि एक सोने का सिक्का 15 चांदी के सिक्कों के बराबर है। हम्म। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत बढ़ गई। हम्म। अब वो 16 चांदी के सिक्कों के बराबर हो गया। तो कोई भी समझदार इंसान अपने सोने के सिक्के सरकार को क्यों देगा? वो तो उन्हें पिघला कर खुले बाजार में बेचेगा। बिल्कुल। जहां से ज्यादा चांदी मिलेगी। इसे ग्रेशम का नियम भी कहते हैं कि बुरा पैसा। अच्छे पैसे को चलन से बाहर कर देता है। सही। हम्म। और बंगाल में 1766 से 1793 के बीच आप देखिए, 3 बार ऐसी कोशिशें हुई। और तीनों बार असफल रही। तीनों बार वो सही अनुपात कभी तय ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो सोने और चांदी की ये खिंचतान काम नहीं कर रही थी। ऐसे में कंपनी को एक तरफ झुकना ही था। तो उन्होंने कौन सा रास्ता चुना? बिल्कुल। 1835 में कंपनी ने एक निर्णायक कानून पारित किया। इस कानून ने भारत को पूरी तरह से चांदी के मानक यानी सिल्वर स्टैंडर्ड पर ला खड़ा किया। मतलब सोने के सिक्के बनाना बंद? पूरी तरह से बंद कर दिया गया, और चांदी का रुपया ही एकमात्र कानूनी मुद्रा बन गया। उस समय ये एक तार्किक फैसला लग रहा था, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश चांदी का ही इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, तो अगर चांदी का मानक उस समय आम था तो फिर समस्या कहाँ से शुरू हुई? रुपया अस्थिर क्यों हुआ? हाँ, यहां से कहानी में असल मोड़ आता है। लगभग 40 साल तक सब ठीक ठाक चला। समस्या शुरू हुई 1873 के बाद। हुआ ये कि कई बड़े यूरोपीय देशों ने, खासकर जर्मनी ने, चांदी को छोड़कर सोने को अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो फ्रांस को युद्ध में हराने के बाद मिले हर्जाने से अपने देश में गोल्ड स्टैंडर्ड अपना रहे थे। अब जब दुनिया के बड़े देश चांदी बेचकर सोना खरीदने लगे, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की सप्लाई अचानक बढ़ गई। और उसकी कीमत तेजी से गिरने लगी? हाँ, और क्योंकि भारत का रुपया चांदी पर आधारित था, तो चांदी की कीमत गिरने का मतलब था रुपए की कीमत गिरना, खासकर सोने पर आधारित पाउंड स्टर्लिंग के मुकाबले। आपने बिल्कुल सही पकड़ा।
इसका सीधा असर रुपए पाउंड स्टर्लिंग विनिमय दर पर पड़ा। जो दर पहले स्थिर थी वो अब गोता लगाने लगी। और भारत पर इसका बहुत ही विनाशकारी असर हुआ, खासकर सरकारी खजाने पर। भारत सरकार को इंग्लैंड में हर साल एक बहुत बड़ी रकम भेजनी पड़ती थी। जिसे होम चार्जेस कहा जाता था। जी, होम चार्जेस। एक मिनट, ये होम चार्जेस क्या बला थी? इसमें क्या क्या शामिल था? इसमें भारत में काम कर रहे ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन, भारत द्वारा लिए गए कर्जों पर ब्याज, लंदन में इंडिया ऑफिस को चलाने का खर्च, ये सब शामिल था। और ये सब पाउंड स्टर्लिंग में चुकाना पड़ता था। तो अगर रुपए की कीमत गिर रही है लेकिन भुगतान तो उतने ही पाउंड में करना है। तो सरकार को वही भुगतान करने के लिए हर साल पहले से कहीं ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। आम्बेडकर के विश्लेषण के अनुसार ये एक भारी श्रद्धांजलि थी जो भारत ब्रिटेन को दे रहा था, और ये बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा था। और जाहिर है इस बढ़ते बोझ को पूरा करने के लिए पैसा आम जनता की जेब से ही निकाला गया होगा। और कैसे? सरकार ने इस घाटे को पूरा करने के लिए नमक जैसी चीज पर टैक्स बढ़ा दिया, सीमा शुल्क बढ़ा दिए। मतलब लंदन में बैठे अधिकारियों के पेंशन का बोझ भारत का एक आम मजदूर अपनी दाल में नमक कम करके उठा रहा था। अंबेडकर के लिए ये सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं थी, ये एक नैतिक संकट था। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, रुपए की अस्थिरता के कारण विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाने से डरने लगे, जिससे रेलवे और सिंचाई जैसी जरूरी परियोजनाओं का काम भी धीमा पड़ गया। तो ये एक चौतरफा संकट था। सरकार इस लगातार गिरते रुपए को संभालने के लिए क्या कर रही थी? कुछ तो किया होगा। हाँ, उन्होंने एक बहुत बड़ा और विवादास्पद कदम उठाया। 1893 में सरकार ने आम जनता के लिए चांदी के रुपए ढालने वाली टकसालों को बंद कर दिया। टकसालें बंद कर दी? क्यों? इसका मकसद था बाजार में रुपए की सप्लाई को आर्टिफिशियल तरीके से कम करना, ताकि उसकी कीमत गिरने से रोक जाए। ये एक तरह से रुपए को कृत्रिम रूप से महंगा बनाने की कोशिश थी। ठीक है, तो अब सरकार रुपए की सप्लाई को कंट्रोल कर रही थी। अगला कदम क्या था? क्या भारत ने गोल्ड स्टैंडर्ड अपना लिया? हाँ, यहीं पर अंबेडकर की आलोचना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। यहीं से एक ऐसी व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे समझना बहुत जरूरी है। सरकार ने एक समिति बनाई, फाउलर कमेटी, 1898 में। अच्छा। कमेटी ने सिफारिश की कि भारत के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड और सोने की मुद्रा होनी चाहिए। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन कमेटी ने एक और सिफारिश कर दी। वो क्या थी? उन्होंने ये भी कह दिया कि सरकार जनता की जरूरतों के अनुसार अपनी ओर से रुपए ढालना जारी रखे। सुनने में तो ये बड़ा समझदारी भरा फैसला लगता है। एक तरफ गोल्ड स्टैंडर्ड ले आओ और दूसरी तरफ जरूरत के हिसाब से रुपए भी छापते रहो। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा धोखा था। अंबेडकर ने अपनी किताब में कमेटी की इसी दूसरी सिफारिश को क्लासिकल नॉनसेंस कहा है। मतलब ये तो किताबी तौर पे ही एक बेवकूफी भरी बात थी। क्लासिकल नॉनसेंस क्यों? मुद्रा को स्थिर बनाता है, और दूसरी तरफ आप सरकार को अपनी मर्जी से असीमित मात्रा में रुपए छापने की खुली छूट दे रहे हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे आप किसी को वजन कम करने के लिए कहें और साथ ही उसे रोजाना मिठाई खाने की इजाजत भी दे दें। वाह, मतलब आप एक ही समय पर गाड़ी का एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों नहीं दबा सकते हैं। तो इस विरोधाभास के कारण भारत में कभी एक शुद्ध गोल्ड स्टैंडर्ड स्थापित हो ही नहीं पाया। कभी नहीं। इसके बजाय एक नई अजीब और पेचीदा प्रणाली विकसित हुई जिसे गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड कहा गया। इस प्रणाली में रुपया कागज पर तो सोने से जुड़ा था, लेकिन असल में देश के अंदर सोने का चलन था ही नहीं। ये एक तरह की मैनेज्ड करेंसी थी। तो फिर अंबेडकर के अनुसार इस गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड में सबसे बड़ी खामी क्या थी? और अगर ये इतनी ही खराब प्रणाली थी तो इसे लागू क्यों किया गया? यहीं पर अंबेडकर की प्रतिभा दिखती है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली की सबसे बड़ी खामी ये थी कि ये पूरी तरह से सरकार के विवेक पर निर्भर थी। मतलब अविश्वसनीय थी। हाँ, अविश्वसनीय थी। सरकार जब चाहे रुपए छापकर मुद्रा की आपूर्ति बढ़ा सकती थी, जिससे महंगाई बढ़ती। हम्म। और उन्होंने सवाल का जवाब भी दिया कि इसे लागू क्यों किया गया। अंबेडकर का तर्क था कि इस प्रणाली का असली मकसद रुपए की आंतरिक क्रय शक्ति, यानी देश के अंदर उसकी खरीदने की ताकत को स्थिर रखना था ही नहीं। तो फिर असली मकसद क्या था? इसका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखना था, ताकि ब्रिटिश सरकार के होम चार्जेस का भुगतान आसानी से होता रहे। बिना किसी नुकसान के होता रहे। ये एक बहुत ही गहरा और विस्फोटक बिंदु है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार की प्राथमिकता भारत में महंगाई को काबू करना नहीं थी, बल्कि लंदन भेजे जाने वाले भुगतानों को सुरक्षित रखना था। यही अंबेडकर का मूल तर्क था। तो इस पूरी तरह से दोषपूर्ण प्रणाली के खिलाफ अंबेडकर का समाधान क्या था? मैंने सुना है कि उनका समाधान सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है। उनका प्रस्ताव उस समय के हिसाब से क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि रुपए को स्थिर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे अपरिवर्तनीय, यानी
इनकन्वर्टेबल बना दिया जाए और उसकी छपाई की एक निश्चित सीमा तय कर दी जाए। उनका नारा था, सेफ्टी लाइज इन एन इनकन्वर्टेबल रुपए विद अ फिक्स्ड लिमिट ऑफ इशू। एक मिनट, मुझे ये समझने दीजिए। अपरिवर्तनीय और सीमित जारी होना, इसका मतलब क्या हुआ? क्या सरकार रुपए की ढलाई पूरी तरह से बंद कर दे? हाँ, उनका प्रस्ताव यही था। जनता के लिए तो रुपए की ढलाई 1893 में ही बंद हो चुकी थी। अंबेडकर ने कहा कि अब सरकार के लिए भी इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। लेकिन फिर अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? बढ़ेगी कैसे? उनका मानना था कि मुद्रा का काम एक स्थिर माप की तरह होना चाहिए, जैसे 1 मीटर या 1 किलो का बाट होता है। अगर आपका किलो का बाट ही रोज घटता बढ़ता रहे, तो आप कोई भी व्यापार ईमानदारी से नहीं कर सकते। ये एक बेहतरीन सादृश्य है। उनका मानना था कि अगर रुपये की आपूर्ति सीमित और निश्चित होगी, तो उसकी आंतरिक क्रय शक्ति अपने आप स्थिर हो जाएगी। और जब देश के अंदर रुपए की कीमत स्थिर होगी, तो विदेशी विनिमय दर को बाजार खुद तय कर लेगा। उनका जोर इस बात पर था कि हमें क्रय शक्ति को स्थिर करने पर ध्यान देना चाहिए। विनिमय दर अपने आप उसका अनुसरण करेगी। आज की इस चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक समाज सुधारक या संविधान निर्माता ही नहीं थे। वो एक बेहद पैनी नजर वाले और मौलिक आर्थिक चिंतक भी थे। बिल्कुल, उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि एक अस्थिर मुद्रा और बढ़ती कीमतें वो देश के गरीब और श्रमिक वर्ग की जेब पर एक गुप्त डाका डालने जैसा है। ये उनकी मेहनत की कमाई को चुपचाप खा जाती है, बिना कोई टैक्स लगाए। उनकी पूरी सोच इस बात पर केंद्रित थी कि मुद्रा प्रणाली को कैसे स्थिर बनाया जाए ताकि वो आम आदमी के हित में काम करे। हाँ, न कि सिर्फ सरकार या विदेशी हितों के लिए। अंबेडकर का ये विश्लेषण हमें आज भी ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी देश की मुद्रा नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। विदेशी व्यापार और विनिमय दर को साधना या अपने नागरिकों की मेहनत की कमाई और उनकी क्रय शक्ति की रक्षा करना। और क्या आज की इस वैश्वीकृत दुनिया में, जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, इन दोनों के बीच एक सही संतुलन बनाना संभव भी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी दुनिया भर के अर्थशास्त्री और सेंट्रल बैंकर्स बहस कर रहे हैं।